हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस इस वीडियो में मैं आपको शंकर आईएएस इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले पार्ट का एक समरी शॉर्ट नोट्स है, ये इसको मैं डिस्कस करूँगी। इसका कंटेंट है, देखिए यहाँ पे इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन एंड last is one that environment impact assessment. So here we know let's know about what is ecology. It is defined as a scientific study of the relationship of the living organism with each other and with their environment. So here is that कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच और साथ में एनवायरनमेंट के बीच उनके साइंटिफिक रिलेशनशिप को का अध्ययन किया जाता है या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में. So the second point is about the classical text of Vedic period such as Vedas, Samhitas, the Brahmanas and Arankyas, Upanishad contain many reference to ecological concepts. कि हमारे जो भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में इसके बारे में बताया गया है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे वेदास हो गया, संहिताज में, ब्राह्मणास में, आरंक्यास, उपनिषद एक्सेट्रास में. फिर ये है द थर्ड पॉइंट इज अबाउट द इंडियन ट्रीटीज ऑन मेडिसिन, द चरक संहिता और सर्जिकल टेक्स्ट सुश्रुता संहिता में भी बताया गया है इसके बारे में. द कंटेन classification of animals on the basis of habit and habitat, land in terms of nature, of soil, climate and vegetation, the description of plant typical to various localities. तो यहाँ पे चरक संहिता में ये बताया गया है कि उसके बारे में कि एयर, वाटर, pollution and indispensable for life, that polluted air and water were injurious for health. इसमें ये बताया गया है कि जो पॉल्यूटेड एयर होता है और वाटर होता है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. मतलब फिर अगला पॉइंट है, the environment is defined as a sum total of living and non-living components, influences event surrounding an organism. मतलब कि पर्यावरण भौतिक व रासायनिक, जैविक व अजैविक सभी कंपोनेंट्स को सम्मिलित करके एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग जो भी के चारों तरफ जो भी दशाएं और परिस्थितियां व जो भी जैविक व अजैविक पदार्थ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको समस्त रूपों को मिला के एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है. तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को भी पढ़ सकते हैं. यहाँ पे देखिए फर्स्ट है एबायोटिक एंड सेकंड इज़ बायोटिक. एबायोटिक मतलब कि अजैविक, like energy, radiation, temperature, water, etc. एंड बायोटिक मीन्स प्लांट जिसमें जैविक जिसमें जीवन हो, जैसे कि प्लांट, एनिमल, मैन, डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा. एंड डीजल इंजन exhaust fumes can cause cancer humans and it belongs to the same potentially deadly category as asbestos, arsenic and mustard gases. World Health Organization says about it. So if a marine fish is transferred to a fresh water environment, it will not to able to survive. मतलब कि जो भी ये adaptation का फॉर्मूला ये होता है कि जीव अपने चारों तरफ जिस जलवायु में वो अनुकूल होता है, अडेप्ट होता है, वो उसी जलवायु में अगर उसको दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाए तो उसका जीवन असंभव हो सकता है. तो उसमें यही बताया गया है कि इफ़ अ मरीन फिश इज ट्रांसफर्ड, मरीन मतलब कि अगर जो
समुद्री मछली है उसको अगर फ्रेश वाटर मतलब खारे पानी से ताज़े जल में उसको ट्रांसफर किया जाए तो वो उसका जीवन असंभव हो सकता है, वो मर सकती है। और फिर हो गया 6 मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी आर। तो इसमें 6 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी के, जो है पहला है इंडिविजुअल है, सेकंड है पॉपुलेशन, थर्ड है कम्युनिटी। तो इसमें आप पहले ये देखिए कि इंडिविजुअली क्या होता है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन एज इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू act or function independently. And second is about population. So population is a group of organisms usually of the same species occupying a definite area during a specific time. एक specific time में defined area में जो भी एक प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं उन्हें पॉपुलेशन कहा जाता है। एंड थर्ड थिंग दैट विच इज टर्म द कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कम्युनिटी इज़ द मोस्ट इंस्टेंस आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, लाइक स्पीसीज हो गया और लाइक प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इन सभी को मिला के हम कम्युनिटी में डिस्क्राइब करते हैं। कम्युनिटी इज़ नॉट फिक्स्ड और रिजिड। कम्युनिटी मे बी लार्ज और स्मॉल। इसमें कोई फिक्सनेस नहीं होता है कि इतना है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ community. So on the basis of size and degree of relative independence, communities may be divided into two major types. So first is major community and second is minor community. And there are major community means these are large sized, well organized and relatively independent. They depend on only sun energy from outside and are independent of the inputs and outputs from adjacent communities, like for example tropical evergreen forest in northeast. ये वे सारे कम्युनिटीज़ हो गए जो लार्ज साइज में एक विस्तृत जगह पे रहते हैं और साथ में ये इनका जो डिपेंडेंस होता है वो सन की एनर्जी पे होता है, आउटसाइड होता है। इंडिपेंडेंटली ये वो एडजेसेंट टू द कम्युनिटीज, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट। And second is about minor communities. So these are dependent on neighboring communities and all are often called societies. तो ये जो है ये दूसरे अपने पड़ोसी कम्युनिटीज़ पे निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल मैट ऑफ लीचेन ऑन अ काउ डंग पैड। मैट ऑफ लीचेन जो होता है एक शैवाल प्रकार एक एल्गी है और वो जो है वो काउ डंग पैड पे उगता है। तो एक तरफ से इसको क्या गए ये होते हैं कि दूसरे पे निर्भर होते हैं माइनर कम्युनिटीज़ वाले। तो दे आर इसमें आगे क्या गया है कि दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशन विद इन अ मेजर कम्युनिटी एंड आर नॉट देयर फॉर completely independent unit as far as energy and nutrient dynamics are concerned. तो मेजर कम्युनिटी में ये होता है कि जैसे कि प्लांट्स हो गए जो कि उनको सिर्फ सन एनर्जी प्राप्त करना होता है और वो उनको किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, बस सन की एनर्जी पे डिपेंड होते हैं। और ये जो है माइनर कम्युनिटीज़ वाले होते हैं वो दूसरे जो कम्युनिटी होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट इज द इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? An ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere consist of a community of living beings and the physical environment, both interacting and in exchanging material between them. कि ये जो एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग बींग्स होते हैं और फिज़िकल एनवायरनमेंट में जो भी कम्युनिटीज़ के बीच में रासायनिक व भौतिक
पदार्थों का अंतर क्रिया होता है उसको इकोसिस्टम में डिफाइन किया जाता है. इट इंक्लूड्स प्लांट, ट्री, एनिमल, फिशेज, bird, microorganisms, water, soil, and people. They mostly are dependent on each other for the survival of life. And when an ecosystem is healthy and we can say sustainable, it means that all the elements live in balance and are capable of reproducing themselves. And the next topic about is components of ecosystem. The components of ecosystem is categorized into abiotic of non-living and biotic of living components. Both the components of ecosystem and environment are same. And abiotic component means अजैविक संघटक. सो संघटक इसमें देखिए आप इनऑर्गेनिक होता है एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ सॉयल, वाटर, एयर, लाइट, एनर्जी, temperature, etc. So it involve a large number of chemical like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. and physical process including volcanoes, earthquake, uh, floods, forest fire, climates, and weather condition. And the next is abiotic factor are the most important determinant of where and how well an organism exists in its environment. Although these factors interact with each other, and one single factor can limit the range of an organism. Next is in energy. Energy from the sun is essential for maintenance of life. Energy determine that the distribution of an organism in the environment. एनर्जी जो है वो जहाँ पे एक जीव को जी सर्वाइवल के लिए एनर्जी अगर मिलेगा तो वो वहाँ पर जाएगा एंड ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को निर्धारित करती है. एंड बी इज़ अबाउट रेनफॉल and temperature. Temperature is critical factor of environment which greatly influence survival of organism, and organism can tolerate only a certain range of temperature and humidity. इसके ये टेम्परेचर इस प्रकार निर्धारित करता है जैसे कि अब ध्रुवीय प्रदेश में ज़्यादातर मतलब कि मनुष्य नहीं वहाँ नहीं जा पाते हैं ह्यूमंस, क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती है. और फिर उसी प्रकार जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे ज़्यादातर ह्यूमंस नहीं वहाँ पे मतलब जनसंख्या नहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सीधी धूप सूर्य की किरणें सीधी इक्वेटर पे पड़ती हैं और वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी अधिक है. एंड डी है एटमोसफेयर. सो इट इज़ मेड अप ऑफ 21% ऑफ ऑक्सीजन, 78% ऑफ nitrogen and 0.03% of carbon dioxide and other inertic gases like 0.93% of argon and neon, etc. Substratum, that is land, is covered by soil and a wide variety of microbes and protozoas and fungi and small animals, vertebrates thrive in it. And materials, other materials, etc. also. And next is organic components. So organic components such as protein, carbohydrate, lipid, human substance are formed by inorganic compounds on decomposition. And next topic is about inorganic compound such as carbon dioxide, water, sulfur, nitrate, phosphate, and ions of various metal are
essential for organisms of survive. Sorry. Latitude and altitude also determines the distribution of organisms. Latitude has a strong uh, influence on the area of temperature, resulting in change of climate such as polar, tropical, temperate, subtropical, temperate, and these climate determine different nature biomes like इक्वेटर पे खूब ज़्यादा खूब वहाँ पे तेज़ धूप, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप होता है और साथ में इस तरह से सूर्य की जब सीधे किरणें उस पे जाती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बारिश भी होती है क्योंकि और साथ में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है. सो इट डिटरमाइंस और साथ में ध्रुवों विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पे टेम्परेचर जो होता है कम होता जाता है और इस तरह से ध्रुवीय प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है तो इसलिए वहाँ पे कम वहाँ पे मनुष्य का मतलब कि सर्वाइवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनईजी हो जाता है. और फ्रॉम सी लेवल टू हायर पीक एल्टीट्यूड it also varies very effective. And wildlife is influenced by altitude. As the altitude increase, the air become colder and drier, so that will affect wildlife accordingly. And wildlife decrease as altitude increase. And biotic components, next topic about biotic component. अभी तक हमने चर्चा की है इनऑर्गेनिक अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में. एंड नेक्स्ट इज अबाउट बायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट include living organisms like plant, animal and microbes, and the classified according to their functional attributes into producer and consumer. प्रोड्यूसर मीन्स जो उत्पादक होते हैं और कंज्यूमर मीन्स उसको उपभोग करने वाले उपभोक्ता. एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड होते हैं. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज ऑटोट्रॉफिक सेल्फ नॉरिशिंग लाइक प्लांट्स. एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स एंड certain bacteria and algae also included in it, autotrophics, and they synthesize carbohydrate from simple inorganic raw material like carbon dioxide and water in the presence of sunlight by the process of photosynthesis for themselves and supply indirectly to the other non-producer. तो ये एक तरफ से फोटोसिंथेसिस जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, इस तरह से पौधे अपनी भोजन बनाते हैं इस क्रिया के द्वारा. और इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, जो सेल्फ नॉरिशिंग होता है. और यहाँ पे इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली हार्बेसियस एंड वुडी प्लांट, while in aquatic ecosystem producers are various species of microscopic algae. And second is consumer means उपभोक्ता, which is heterotroph and अदर नाउरिशिंग. मतलब कि हेट्रोट्रॉफ मीन्स होता है कि वो दूसरों पे निर्भर करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं. कंज्यूमर्स आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड एंड they depend on organic food derived from plants and animals are both. Consumer can be divided into two broad group, which is one is macro consumer and second is micro consumer. And macro consumer, they feed on plant and animal, or both are categorized on the basis of their food sources. Herbivorous means which is ओनली जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी यार यहाँ पे herbivores are primary consumer which is feed on mainly on plant like cow and rabbit, and a secondary consumer which feed on primary consumer like wolves, and carnivores which feed on secondary consumers are called tertiary
tertiary consumers. For example, lion, which can eat wolf, and omnivores are consumers which consume both plant and animal. For example, man, human beings. And next topic is about micro consumer, a saprotroph, that is mean decomposers, and osmotroph. And they are bacteria and fungi which obtain energy and nutrients by decomposing dead organism substance, जिसे अपघटक कहा जाता है हिंदी में, अपघटक. And these organic substance detritus of plant and animal organ. And the product of decomposition, such as inorganic nutrients which are released in the ecosystem, are reused by the producer and thus recycle. ये recycle करते हैं mainly माइक्रो कंज्यूमर जो होते हैं. और अर्थ लाइफ, फॉर एग्जांपल अर्थ वॉर्म एंड अदर सर्टेन सॉइल ऑर्गेनिज्म सच एज निमेटोड्स एंड आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं, आर डिट्रियस फीडर्स एंड हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आर कॉल्ड डेट्रीवोरस. And next topic is about classification of ecosystem. So natural ecosystem, terrestrial and aquatic. टेरेस्ट्रियल में जो जो जीव जमी लैंड पे रहते हैं, एंड एक्वेटिक विच आर लिविंग इन वाटर. एंड टेरेस्ट्रियल लाइक फॉरेस्ट, ग्रीन ग्रासलैंड्स, desert. And aquatic like fresh water, saline water, and marine water. This is natural ecosystem. Ecotone is very important concept, which is ecotone is a zone of junction between two or more diverse ecosystem. For example, mangrove forest represent an ecotone between marine and terrestrial ecosystem, because see, mangrove forest are those trees like they also um, they actually grow in watery salty water, that is marine and terrestrial ecosystem, they combine, and that is called ecotone. And characteristic of ecotone, it may be very narrow and quite wide. It has the condition intermediate to adjacent ecosystem, hence it is a zone of. इकोटोन जो होता है वो दो इकोसिस्टम को, जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, का एक जगह सम्मिलित रूप होता है, दोनों इकोसिस्टम का, जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, उनको एक साथ लिए हुए होता है, और इसको इकोटोन कहा जाता है. और जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इट मे बी वेरी नैरो एंड क्वाइट वाइड, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. इट हैज़ द कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, हिंस इट इज़ जोन ऑफ टेंशन. काफ़ी ज़्यादा इसमें इसकी डाइवर्सिटी जो होती है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है. और इट इज़ लीनियर एज इट शो प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ वन और इनकमिंग component communities, and simultaneously decrease in species of other outgoing adjoining community. तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड और ग्रेटर ये कम्युनिटी होता है. तो आज के लिए बस इतना ही. आशा करती हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो यह सेशन. और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद. और इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं कल अपलोड कर दूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. if you like this video, so share and subscribe my channel. Thank you.